सभी को प्रणाम। आज का सेशन में हम आप सभी का स्वागत है भूगोल और ग्लोबल अध्यात्म मंच में। और हम लोग मंत्र के साथ स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। उसके बाद शांति पाठ के साथ क्लोज करते हैं। उसके बाद उस मंत्र के बाद भैया का मिथिलेश भैया का प्रेजेंटेशन चलेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अशितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसा आप जानते हैं कि जो टॉपिक है कॉन्क्वेरिंग कॉन्क्वेरिंग रेस्टलेस माइंड। तो मन हम का हमेशा हमेशा चंचल रहता है। तो इस मन को चंचल होने के लिए हम कैसे इस पर विजय प्राप्त करें, ए न्यू स्ट्रेटजी। तो ये ये स्ट्रेटजी इसमें आप कहते हैं कि जैसे टर्म स्ट्रेटजी मतलब रणनीति से कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। इसमें नया तो बहुत कुछ नहीं है, आपका दृष्टिकोण नया आएगा। और मैं एक अपने नए दृष्टिकोण से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं, और आशा है आप इसको समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम किसी भी कंसेप्ट को क्यों समझें, हम उसका किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए क्या जरूरत चीज है। तो सबसे इम्पोर्टेंस है कि हमारा जो माइंड का शांति होना क्यों जरूरी है, इस बात को पहले समझते हैं। और माइंड की शांति चाहे आप समझ सकते हैं कि चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो साधु हो या सन्यासी हो, सबके लिए बहुत जरूरी है। आदमी केवल मांसपेशियों से मजबूत नहीं होता है, बल्कि मन शांत रहता है, तभी आप अच्छा काम कर पाते हैं। तो ये हमारे ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, जीवन में प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, उसमें सफलता के लिए भी ज़रूरी है। चाहे अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अर्थात हमारे जीवन का बहुत कुछ अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना सफल और असफल होते हैं, कितना मन में शांति प्राप्त कर पाते हैं, कि आपका मन कितना शांत रहता है। लेकिन आजकल परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं कि आजकल पहले की तुलना में मन बहुत अशांत रह रहा है। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करें कि अशांत मन का लक्षण क्या है और सारे कैसे क्या करेंगे। एक एक करके मैं स्लाइड स्टार्ट करूंगा मैं। अब प्रश्न ये उठता है कि रेस्टलेस माइंड को हम कैसे समझेंगे कि माइंड हमारा रेस्टलेस है और क्या है। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको कि ये कंसेप्ट को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट इज वाइटल फॉर अस। तो इसको एक में किसी भी चीज को हम जो पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए तीन तीन स्टेज होते हैं। एक तो हम रोट मेमोरी से किसी चीज को पढ़ लेते हैं, जैसे मंत्र का पढ़ लिया। दूसरा होता है कि हम उसको अर्थों के साथ समझते हैं। और तीसरा होता है कि जिसको जीवन में उतार करके अनुभव प्राप्त करते हैं। तो तीन स्टेज आते रहते हैं। तो किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी अवधारणा को यदि हम नहीं समझते हैं, कोई भी हो, चाहे ये पर्टिकुलर जो टॉपिक की चर्चा कर रहा हूँ ये हो, या कोई भी टॉपिक ले, तो क्या क्या हो जाता है जब नहीं समझते हैं या फिर रटते हैं, तो क्या घटनाएं दुर्घटना होती है। इसका उदाहरण देने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ मैं। और ये अक्सर मैं जो क्लास लेता था फैकल्टी ऑफ लीडरशिप एंड इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग में, तो कैसी क्लास लिया जाता है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स होता था। तो उसमें मैं अक्सर कहानी सुनाता था मैं, कि स्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है कि एवरेज लेने के लिए सुनाया जाता है। तो ये कहानी इस तरह की है कि टीचर ने बताया कि आप कैसे किसी का आप एवरेज निकालते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि औसत निकालने के लिए क्या है, कि सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, और जितनी संख्या है उसने आप उससे भाग दे दीजिए, तो औसत निकल जाता है। जैसे मान लें कि तीन संख्या लेते हैं, 4 5 6, और तीनों को हमने ऐड किया, 6 5 11 4 15, और 3 से भाग दे दिया, तो इसका 5 औसत निकल गया। तो एक इस तरह से टीचर ने समझाया, और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी बताया। अब ये विद्यार्थी निकलते हैं और एवरेज के कंसेप्ट को जो उनके समझ में आता है चलते हैं। और प्रश्न आता है उसको जीवन में कैसे लागू करते हैं। जीवन में लागू करने की बात आती है, तो 5 लोगों का ग्रुप एक नदी को पार कर रहा था। तो उसमें से एक जो पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि यार एक काम करते हैं कि पता नहीं नदी कितनी गहरी है, तो हम लोग स्टैटिक्स पढ़े हुए हैं, तो सबका हाइट ले लेते हैं। और सबका हाइट ले लेते हैं, सबका उन्होंने पांचों लोगों का हाइट मेजरमेंट कर लिया। और उसके बाद से एक आदमी जो सबसे लंबा वाला गया, वो से जा करके नदी को क्रॉस करके और डेप्थ का एवरेज ले लिया। और जब डेप्थ का एवरेज ले लिया, और उसने कैलकुलेशन से ये पाया कि जो डेप्थ ऑफ द रिवर है, जो नदी की जो गहराई है, वह एवरेज जो हाइट थी उससे कम थी।
ध्यान से समझिएगा कि जो नदी की गहराई थी उसका औसत 4-5 जगह से उसने निकाला, हाइट निकाला, उसके औसत जो थी वह गहराई कम थी और लोगों की जो ऊंचाई थी, जो 5 लोग जा रहे थे, वह ज़्यादा था। तो लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाल लिया कि चलो, चूंकि एवरेज हाइट ऑफ द पीपल हु आर क्रॉसिंग द रिवर इज हायर देन द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर, तो सारे लोग क्रॉस कर जाएंगे। और इस निर्णय के आधार पर सारे लोग नदी क्रॉस करने के लिए आगे निकल जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि नदी जब क्रॉस करके आगे जाते हैं तो जिसका एवरेज डेप्थ से ऊपर था, कि जब एवरेज निकालते हैं तो कुछ संख्या नीचे रहती, कुछ संख्या ऊपर रहती है। अब उसमें क्या था, जो एवरेज डेप्थ से ऊपर था, जो सबसे ऊंचा वाला था, तो क्रॉस कर गया, और जो नीचे वाला था वो डूब कर मर गया। तो ये कहानी हमें क्या बताती है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया कि औसत जो अब पढ़ाया जाता है, 6-7 क्लास में पढ़ाया जाता है, उस औसत एग्जाम्पल का जब हम जीवन में प्रयोग करते हैं और सही सही ढंग से उसका प्रयोग नहीं करते हैं, कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, तो कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हमारी जिंदगी में घट जाती है। तो ये हमारा जो आज का कंसेप्ट है, इसीलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि यदि हम इस अवधारणा को समझ जाएंगे तो जो जीवन रूपी हमारा नदी है, इस नदी से हम बेड़ा पार कर जाएंगे। इसलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और इस प्रेजेंटेशन में मैं कंसेप्चुअल बात ज़्यादा करूंगा। मैं सभी प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। और मैं थोड़ा इसीलिए थोड़ा लेवल को थोड़ा सा लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा ऊंचा रखने की कोशिश करूंगा मैं। अब प्रश्न उठता है कि मन की बात करते हैं तो मैं इस पे जिन विषयों की चर्चा करूंगा उसका एक लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले कर रखा है। माइंड क्या है, मन क्या है, और चेतना के कितने असर होते हैं, मन का कंपोजिशन क्या रहता है। फिर 6 चक्र की बात मैं करूंगा मैं। फंक्शंस ऑफ माइंड क्या होता है, हमारे सफरिंग के रूट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें 5 कारण सफरिंग की बात करूंगा मैं। और मनुष्य जो अपने मन के विजेता बनने के लिए 4 एस्पेक्ट्स है, वह 4 एस्पेक्ट की चर्चा करूंगा मैं। ये मेरा लेक्चर का फ्लो होगा, लेकिन शायद आज पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरा लेक्चर कवर न कर पाऊँ, इसीलिए मैंने इसका पार्ट 1 नाम दिया है। इसलिए जहाँ तक संभव होगा मैं कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले पार्ट में इसे कवर करूंगा मैं। लेकिन हम कंसेप्ट को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे हम। अब आप ये देखिए, जो आप जैसे हमने कहा कि कॉन्करिंग द रेस्टलेस माइंड टॉपिक है, तो पहले हम समझते हैं कि रेस्टलेस माइंड को कैसे समझेंगे कि हमारा माइंड जो है रेस्टलेस है, और मतलब ट्रैंक्विल माइंड है, मन हमारा शांत है। तो इसके लिए क्या है कि एक जैसे कि आप किसी के सिम्टम से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपके सिम्टम से बीमारी को पकड़ने की कोशिश करता है। अब मानसिक बीमारियों में प्रॉब्लम क्या होती है कि रोगी को खुद पता नहीं होता कि वो रोगी है, और दूसरे को कहाँ से पता चल पाएगा। जैसे मुझे हेडक हुआ या मुझे फीवर हुआ, मुझे पेट दर्द कर रहा है, तो मुझे पता चल रहा है और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर सिम्टम से मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन मेंटल केस में ऐसा 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 उदाहरण मिलता है कि हमें खुद पता नहीं रहता है। मैं खुद अपने को स्वस्थ मानता हूँ मैं, बट मेरे सिम्टम्स अलग रहते हैं, तो दूसरा आदमी कहाँ से इलाज कराएगा। सबसे बड़ा चैलेंजेस ये आता है माइंड के साथ। फिर भी कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने लिस्ट आउट किया है जो संकेत देते हैं कि आपका खुद का या आपके सामने वाले के परिवार का उसका माइंड जो है रेस्टलेस है। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि जिसका डिग्री की बात करता हूँ, जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर तो सभी का होता है। देखिए, एक सीमा से ऊपर आप ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर डेंजरस हो जाता है, एक सीमा से बहुत नीचे हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर डेंजरस हो जाता है। तो जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ वो मोरली सिम्टम्स सभी के अंदर रहते हैं, बट इसकी डिग्री कितनी बढ़ती है उसके आधार पर ये मैटर सीरियस हो जाता है। अब जैसे आप यदि माइंड का, अब मन का जो वेरिएशन आप पाते हैं कि मन कभी आपका डल रहता है, कभी बहुत एक्साइटेड रहता है, और स्कैटर्ड रहता है, कभी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है। क्योंकि आजकल कॉमन समस्या आ रही है, बहुत कॉमन समस्या हो गई है। और आप लोग को जानकर बड़ा मतलब ये आश्चर्य होगा कि अमेरिका में बहुत पहले की कथन बता रहा हूँ, आज से 20-30 साल पहले का, कि हर 5वां आदमी मेंटल रोग से ग्रसित है अमेरिका का। आज से 20-25 साल पहले का अध्ययन है। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति हमारे यहाँ क्या होगी जब से इंटरनेट और सारा कुछ, ये व्हाट्सअप सारा मैसेज चल रहा है। जितने फ्लो ऑफ थॉट्स आते हैं उतने हमारे स्कैटरिंग होती रहती है। और आपका यदि आप बहुत इम्पल्सिव है और हाइपर सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव का मतलब कि छोटी छोटी बातों से आप उखड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातें आपको बहुत प्रभावित करती रहती है। तो और इम्पल्सिव मतलब आप रिएक्टिव बहुत है, तो ये आपके साइन है कि आपका माइंड आपका शांत नहीं है। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, आदमी को आशा से निराशा जब होती है तो फ्रस्ट्रेशन जो होता है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन ये जो आपकी जो सहन सीमा है यदि लो है,
मतलब बहुत कम समय में आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये संकेत होता है कि आपका माइंड अशांत रहता है ना? गाइडेड बाय आर्बिट्री व्हिम्स एंड पासिंग सेंटिमेंट्स। अब आप आर्बिट्री रूप से आप जो मन में जो कल्पनाएं कर रहते हैं उसके द्वारा आप नियंत्रित होते रहते हैं, हिंस पाल रखे हैं, और आपसे आप सेंटिमेंट्स को पास करते रहते हैं, ये भी आपका अच्छे संकेत नहीं है। अब carried along by the waves of impulses darkened by the imagination unstable fickle full of desires। ऐसे आदमी का आप देखेंगे कि उनके डिजायर्स बहुत अधिक रहते हैं, और डिजायर हम और हमेशा उनके डिजायर बदलते रहते हैं, अनस्टेबिलिटी रहती है, और हमेशा उनके अंदर क्या है, वो डिल्यूजन्स और फैंसीज परिकल्पना के शिकार रहते हैं, लगातार शिकार रहते हैं। और ऐसे आदमी का जो मेंटल का कंडीशन रहता है, जो एक्टिविटी से रिफ्लेक्ट होता है, वह एक तरफ तो हाइपर एक्टिविटी रहता है, दूसरी तरफ डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन जिसे मानसिक अवसाद हिंदी में कह सकते हैं आप। और हाइपर एक्टिविटी मतलब अत्यधिक कार्य करते रहना, एक समय में मनुष्य जो है बहुत एक्टिव रहेगा और कुछ समय के बाद से बिल्कुल डल हो जाएगा। वेरिएशंस काफ़ी रहते हैं। कभी अपने प्रति बहुत सिंपैथी दिखाएगा, कभी अपने को बढ़ा चढ़ा कर बात करेगा, कभी बहुत आशावादी बात करेगा, कभी बहुत निराशावादी बात करेगा। कहने का मतलब कि आप जैसे मैथमेटिक्स में साइन वेव पढ़ते रहते हैं, तो उसी तरह से आपका फ्लक्चुएशंस काफ़ी अपर नीचे होता रहता है। अब देखिए क्या है कि मैं इसे दूसरे तरह से कहता है कि एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं कि जब करंट कोई फ्लो करता है, तो करंट जब फ्लो करता है, और करंट जो अब हमारे जो घरों में जो बिजली आती रहती है, तो बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो इस फ्लक्चुएशन को, और इस फ्लक्चुएशन से क्या होता है कि हमारे रेफ्रिजरेटर, हमारे टीवी, हमारे लैपटॉप्स खराब हो जाते हैं। इससे प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक रेगुलेटर लगा देते हैं। आप रेगुलेटर लगा करके और करंट को रेगुलेट करते रहते हैं, ताकि फ्लक्चुएशंस न रहने पाए, और इसे जो फिजिकल डैमेज होता है इंस्ट्रूमेंट का, उसको बचा सके। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है मेंटल हमारे पास, जो कि जो हमारे जो ये मूड का स्विंगिंग होता है उसको रेगुलेट कर सके, है ना, ताकि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो हमारे अदर पार्ट्स हैं, वो डैमेज होने से बच सके। तो उस रेगुलेटर की हम बात मैं करूँगा मैं। तो हरास में ओन एंग्जाइटी एंड टेंशंस, बहुत सारे टेंशन जो होता है। किसी ने मुझे कहा था कि फियर क्या होता है, तो किसी ने डिफिनीशन देते हुए कहा था, फैकल्टी में डिस्कस कर रहा था मैं, तो फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल। तो बहुत, जैसे फियर का आप देखेंगे FEAR, तो बहुत कुछ हमारे जो एंग्जाइटी और टेंशंस होते हैं वो फियर के नाते होते हैं। और फियर क्या होता है, फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल। तो हमेशा जो है कि जो चीज़ें आपको रियली में आने नहीं है, वो झूठी एविडेंस आपको वास्तव नजर आते रहते हैं। जैसे कोई बीमारी हुई, बीमारी का एक्सट्रीम आप लगते हैं सोचने, अब मरे नहीं उससे पहले मरना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट एमलेसली एंड अनेबल टू फाइंड रेस्ट, और इधर उधर आदमी दिशाहीन होकर घूमता रहता है, और अपने आप को आराम की स्थिति में नहीं पाता है। ये सारे लक्षण है। इन लक्षणों के नाते से आप अपने आप को या दूसरे को भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका माइंड शांत है कि अशांत है। फिजिकल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस कैसे करते हैं, ये तो इमोशनल साइंस था। इमोशनली चार्ज स्पीच आप देखेंगे कि जो आदमी अनबैलेंस रहता है, बहुत ऊंची आवाज में बात करना, इमोशनली चार्ज रहता है उसका चीज, वो बात करता रहता है। दूसरा है बॉडी मूवमेंट हमेशा रेस्टलेस रहता है, पाँव हिलाते रहना, आपका हाथ हिलाते रहना, ये बहुत सारी चीज उसके बॉडी मूवमेंट्स होते रहते हैं। उसका मूड स्विंग का भी होता है, जिसकी चर्चा कर, शार्प मूड चेंजेस होता रहता है, कभी एग्रेसिव, कभी कंपेशनेट रहता है, कभी रहता है। और आंखों के मूवमेंट उनके देखिए कि उनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता रहता है, आंखों का मूवमेंट होता रहता है। और जब आदमी जब रेस्टलेस रहता है, तो सांस जो चलती रहती है, वो बराबर सांस नहीं चलती रहती है ना। आप देखेंगे जब आदमी गुस्सा करता है तो हाँफता रहता है, जैसे आप देखिएगा कि बहुत दौड़ करके आदमी आता है, फिजिकल रेस करके आता है तो हाँफता रहता है ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए। बट उसी तरह से जब आदमी मेंटली इससे रहता है, तो उसका ब्रीथ जो अनइवन रहता है, अनइवन ब्रीथ रहता है, इरेगुलर नहीं रहता है। और ऐसा आदमी जब रहता है, तो ये कि किसी विषय पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। और जब तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आप न किसी सब्जेक्ट को पढ़ते तो इंजॉय कर पाएंगे, न अपने प्रोफेशन को इंजॉय कर पाएंगे, न फैमिली लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। तो इंजॉयमेंट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन, इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ इज कंसंट्रेशन। और जैसे लैक इसका हुआ, तो सारा चीज आपकी कमी हो जाती है। इसके आगे चलते हैं। अब माइंड की इम्पोर्टेंट और चलते हैं कि आखिर मन का इतना महत्व क्यों इस बात को है। तो बहुत कुछ आप लोग सारे लोग जानते होंगे, कुछ रिपीटिशन होगा, कुछ नए आइडिया आपको मिलेंगे। सभी मनुष्य जो है, अभी अपने एक जो जन्म लेता है, वो विशेष मन के साथ जन्म लेता है। अब आप पूछते हैं कि राय साहब आप किस आधार पर ये बात करते हैं, आपका लॉजिक क्या है? ईच पर्सन बॉर्न विद ए पर्टिकुलर माइंड।
तो देखिए, शिक्षा जगत की व्यवस्था ये बताती है कि किसी मनुष्य का व्यक्तित्व 2 भागों से निर्मित होता है। तिवारी जी खुद प्राध्यापक रह चुके हैं और जो प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। एक तो हेरिडिटी होता है, दूसरा एनवायरनमेंट होता है। ईश्वर की कृपा से मैंने इसको एक्सपेरिमेंट को अपने फैमिली में महसूस किया, जो पहला पॉइंट कह रहा हूँ मैं। इसके कारण क्या था कि मुझे ट्विन्स डॉटर हुई। अब जुड़वा जो बच्चियाँ हुई, तो आप ये मान सकते हैं कि उनका जो जेनेटिक इन्वायरमेंट है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट है, वो भी काम एक है। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट, वो भी एक है। तो जो जो एजुकेशन की थ्योरी ये कहती है कि किसी का पर्सनालिटी 2 भागों पर निर्भर करता है, हेरिडिटी के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। डिग्री वेरी करती रहती है, मात्रा वेरी करती रहती है। यहाँ पर मैंने अपने ट्विन्स डॉटर्स के ऊपर उसको स्टडी किया। मैंने ऑब्जर्व किया कि दोनों का माइंड बिल्कुल अलग है। अब मेरा जिज्ञासु मन, क्यूरियस माइंड ये पूछता है कि यदि एक आदमी की हेरिडिटी एक है, 2 बच्चों की, और इन्वायरमेंट दोनों का एक है, फिर दोनों का मन कैसे अलग हो सकता है? तो जब दोनों का मन अलग हो सकता है, ये इस बात को इनडायरेक्टली प्रूफ करता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष मन के साथ पैदा होता है। आगे कैसे होता है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मनुष्य, हम इस बात को मानते हैं सनातन धर्म में कि हमारे इसके जन्म के पीछे भी जन्म था और इसके आगे भी जन्म था। इसके इसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण है। मैं खुद स्टूडेंट का फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और साइंटिफिक टेम्पर से भी इस बात को विश्वास करता हूँ कि हमारे जीवन की अनंत यात्रा है। अब देखिए, जब मनुष्य मरता है तो मरने का मतलब कि बॉडी बॉडी से जब चेतना निकलती रहती है, तो उसके साथ क्या जाता है? संस्कार जाता है, चित्त के साथ जाते हैं। उससे मन भी जाता है और मन का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और मन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में मन का ट्रांसफर होता है। तो अब मन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका इस जन्म में भी मन आपका साथ रह रहा है और अगले जन्म में भी आपका मन साथ रहेगा। अब किस तरह का मन आपका इस जन्म में साथ रह रहा है और अगले जन्म में किस तरह का मन चाहते हैं, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो माइंड इज नॉट डिस्ट्रॉयड विद द डेथ ऑफ द बॉडी। तो आप मरने के बाद से मन का आपका मरना नहीं होता है। और जो भी पैदा होता है, तो ये हमारे 2 बच्चे जो ट्विंस डॉटर्स हैं, उनके दोनों के डिफरेंसेस इसलिए है कि ही और सी ब्रिंग्स फ्रॉम द पास्ट। तो पूर्व जन्म में जो उनके संस्कार थे, मन के जो अंदर संस्कार थे, वो संस्कार लेकर के दोनों बच्चों ने जन्म लिया, जो ट्विंस ने जन्म ली थी। और इस कारण से कि दोनों का जन्म का प्रीवियस हिस्ट्री अलग अलग रहा है। एक साथ इस जन्म में एक साथ माँ के गर्भ में आए, एक साथ पैदा हुए, तो लिटिल बिट डिफरेंस था। तो टाइम का 5 मिनट का डिफरेंस था। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट रूप से इनका बिहेवियर प्रूफ करता है कि मन ये पूरा जन्म से करके आते हैं। अब ये मन की अभिव्यक्ति कैसे होती है? तो जो मन मनुष्य लेकर के आता है, तो हम कैसे जानते हैं कि एक का मन का दूसरे का मन से अलग है? तो माइंड सीक्स एक्सप्रेशन थ्रू थॉट एंड एक्शंस इन द प्रेजेंट लाइफ। तो इस लाइफ में जो जिंदगी जी रहे हैं, वो दोनों के जो उनके विचार हैं और जो उनके जो एक्शंस है, वह अलग अलग तरीके से है। जो दोनों बेटियां जो मेरी हैं, ट्विंस हैं, दोनों के विचार और दोनों के एक्शंस अलग अलग रहते हैं, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। और ये प्रूफ करता है कि ये माइंड प्रूफ से अलग अलग लेकर के आए हुए हैं। तो हर किसी का, मनुष्य का मन जो है, वो अपने उसके विचारों के माध्यम से और उसके विचारों का और कर्मेंद्रियों के माध्यम से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। और चूंकि 2 व्यक्तियों का विचार अलग होते हैं और उनके एक्शंस अलग रहते हैं, इसलिए उनका माइंड भी अलग रहता है। हम इस निश्चय से कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मन का क्या है कि मन हमारे साथ माता पिता, हमारे साथ पत्नी, कोई हमेशा साथ रहे न रहे, दोस्त साथ रहे न रहे, लेकिन मन हमेशा हमारा ट्रांसलेटर का काम करता रहता है, इंटरप्रेटर का काम करता रहता है, अनुवादक का काम करता रहता है। जैसे कि कोई प्रधानमंत्री जाते हैं, विदेश जाते रहते हैं, देखेंगे कि फॉरेन ऑफिसर लेडी जो हमेशा साथ रहती है, रशियन से या हिंदी में ट्रांसलेट करना या जर्मन से ट्रांसलेट करना। तो उसी तरह से हमारे अंदर ईश्वर ने एक इंटरप्रेटर बना करके जन्म दिया है, जो बाहर की होने वाली घटनाओं को वह इंटरप्रेट करके हमें बताता है कि ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है। तो माइंड ऑलवेज वर्क एज ए इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में क्या करता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता है आम जन में। तो बाहर की घटने वाली घटनाओं को मन जो है, उसको रूपांतरित करके आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं, उसको इंटरप्रेटर के रूप में काम करके आपको देता है। दूसरा क्या रहता है कि मन ही हमेशा आपको गाइड करता है। जब आप चौराहे पर खड़ा रहते हैं, तो मन आपको बताता है इधर जाता है। गाइड के काम भी एक मन ही करता है। मन हमेशा आपका साथी रहता है। मन हमेशा, यहाँ तक कि आप सपने में भी चलते रहते हैं, तो मन आपका साथ, सपना जब देखते रहते हैं, तो वहां भी आपका कंपेनियन, आपका मन साथ रहता है। इस बात को आप देखेंगे आप। और
जो मन हमेशा अनुभवों को संचित करता है, एक्सप्रेशन ऑफ द माइंड, उसको ग्रहण करता रहता है। और इसको और ये जो अनुभव होते रहते हैं, वो उसको मेमोरी के रूप में संरक्षित होते रहते हैं। और बर्थ और डेथ का एक्सपीरियंस भी एक तरह से हमारे मन के अंदर ही से ये संरक्षित होता रहता है। मन हमारे जो सफरिंग और इंजॉयमेंट होता है उसको भी रिकॉर्डिंग करता रहता है। हमारे अंदर जो वर्चुअल जो जो गुण और दुर्गुण अवगुण जो होते हैं वो मन की क्रियाकलाप रूप में अभिव्यक्त होते रहते हैं। यदि किसी का मन सुंदर है तो सुंदर अभिव्यक्ति बनेगा, यदि मन खराब है तो उसके अभिव्यक्ति कार्यों में गलत तरीके से होगी। और मन ही है जो हमें बांधता है और मन ही है जो हमें मुक्ति देता है। तो इतना हमारा इम्पोर्टेंस जो है मन का है। और मन से जो देखिए आप देखिएगा जो पिक्चर दिखा रखा स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हियरिंग, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, ये आपके 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि मन जो है सबका सबका अलग, एक छठा आप इंद्रिय कह सकते हैं मन होता है ना? जो इसके अलग अलग इससे ऊपर से काम करता रहता है। इतना जो अब प्रश्न नहीं उठता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे जीवन प्रणाली में इतना पढ़ने लिखने के बाद से जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रह जाता है, जो चीज़ हमेशा हमारे मरने के पहले भी साथ थी, मरने के बाद भी साथ रहती है और जीवन और मरण के बीच में भी साथ रहती है, जो हमारे इंटरप्रेटर का काम करता है, गाइड का काम करता है, हमेशा हमारे दुख सुख में हमारा साथी है, जो हमारे गुणों को वृद्धि भी कर सकता है। ऐसी चीज के बारे में हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं और किसी और चीज को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी मुझे टॉपिक लगा कि इस चीज़ को हमें खुद समझना चाहिए और समझाने का प्रयास करना चाहिए। बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सभी श्रोताओं से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना समझे कि मैं इन सारे गुणों को मैं अपने जीवन में धारण कर चुका हूँ मैं। लेकिन गुरु गौरव के जो सत्यप्रकाश भारद्वाज जी का मैं आभारी मानता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मंच देते हैं और मंच के माध्यम से जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुझे विषय वस्तु को समझने का एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। इसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ मैं। और आप सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वह अपने प्रश्नों के माध्यम से यदि प्रश्न पूछेंगे तो मुझे कंसेप्ट को और समझने में मुझे आसानी होगी। आप मुझे और से प्रश्न पूछेंगे। और कहने का मतलब कि मैं उपदेशक या नहीं हूँ मैं, एक ये प्रेजेंटेशन मुझे इस विषय वस्तु को एक समझने का एक विनम्र प्रयास है। इसी रूप में इस प्रेजेंटेशन को आप सभी देखेंगे। अब देखिए चेतना के जो स्तर होते हैं उस स्तर की बात करते हैं। धार्मिक पुस्तकों में कोई 3 स्तर की बात करता है और हर जगह पर 3 स्तर की बात होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर 4 स्तर आपको दिखाया हुआ है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चेतना का स्तर, अब इसमें देखिए एक जो आपका रहता है तो जो ब्लैक में दिखा रखा है वो अनकॉन्शियस है, जिसे अचेतन कहते हैं। हिंदी में कहें तो दूसरा सब कॉन्शियस है जिसको अचेतन कहते हैं। और तीसरा जो है कॉन्शियस जिसे चेतन मन कहते हैं। और चौथा जो होता है वो सुपर कॉन्शियस होता है, जिसे आप सुपर चेतन मन कह सकते हैं। तो अब इसमें एक जीव की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, आप ऊपर के डायग्राम को देखेंगे आप, एरो से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आप देखिए अब यहाँ, अब हमारा मनुष्य जो जीव जो चेतना जो रहती है उसके अंदर, उसका इफर्ट क्या होना चाहिए कि ये इसकी यात्रा जो है, यह ब्लू से आपको ग्रीन की तरफ, कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की तरफ जाना चाहिए, है ना? इस तरह हमारी यात्रा होनी चाहिए, इसके लिए सारे प्रयास होने चाहिए। इस सारे की अपनी अपनी भूमिका है। इसको डिटेल में मैं कई विषय बाद में चर्चा करूंगा मैं। बट थोड़ा सा एक मोटा मोटी आपको एक ओवरव्यू आपके सामने दे रहा हूँ मैं कि इसकी कॉन्शियस के क्या क्या लक्षण होते रहते हैं और मनुष्य अंदर कैसे पाया कैसे रहता है। अब देखिए जो कि आप उसमें से देखिए कि कोई चीज आप कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में जाती है, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाती है। अब आप इसको एक ले मैन की तरह से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे एक बीज होता है और जैसे एक विचार ले लीजिए। तो अब हम तो मैं खुद के किसान रहा हूँ, किसान का लड़का भी हूँ मैं। तो अब जब खेतों की हम गुड़ाई करते हैं तो जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसको माइंड मान लीजिए। अब उसमें देखिए कि अर्थ के सरफेस से ऊपर वाला जो सरफेस है उसको सुपर कॉन्शियस मानिए आप। अर्थ के सरफेस को कॉन्शियस मानिए। अर्थ के जस्ट जो नीचे उसको सब कॉन्शियस मानिए। और अर्थ के जो बहुत नीचे है, जमीन के बहुत नीचे है, उसको अनकॉन्शियस मानिए। तो बीज जब आप बोते हैं तो बीज को बहुत ज़्यादा गहराई में आप बोते हैं तो उसके बाद से वो जर्मिनेट होकर के, और उसके बाद से आप देखेंगे कि जर्मिनेट जो टेम्परेचर मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो जब बीज गलता है तो पौधा बनकर के ऊपर रहता है। विचारों के साथ भी यही होता है। जब विचार हमारे कॉन्शियस से ऊपर से, आप विचार आपके सुपर कॉन्शियस से कह लीजिए, ऊपर से प्रेरणा मिलते हैं, कॉन्शियस से आते हैं या घटनाओं से कॉन्शियस से प्रभावित होता है, उसे सब कॉन्शियस में जाते हैं, उसे से अनकॉन्शियस में जाते हैं। और कुछ देर रहने के बाद से
आप देखिए कि कुछ देर रहने के बाद से ये फिर सब कॉन्शियस से होते हुए कॉन्शियस से और फिर सुपर कॉन्शियस की सब ये यात्रा होती है। एक मतलब रफली मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। सबके अलग-अलग जैसे मिट्टियों के हर लेयर के अलग-अलग लक्षण होते थे, उसी तरह से कॉन्शियस के सबके अलग-अलग लक्षण रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अब सब कॉन्शियस मीन्स में क्या है कि इसमें आपकी जो है अहंकार जो है अनमेनिफेस्ट आपका इसमें नहीं करता है सब कॉन्शियस में। बट कॉन्शियस में चेतन मन में क्या होता है कि आपका अहंकार जन्म लेकर के होता है और ऑपरेट करता है। तो जब मनुष्य जो अहंकारी मनुष्य होता है वो अवचेतन से नहीं चेतना रूप से वो कहता है। अच्छा उसकी हिम्मत उसने मुझे ऐसे कहा, अवचेतन से आप नहीं बात करते हैं, आप एक चेतना से बात करते हैं, कॉन्शियस होकर के बात करते हैं। तो ये कॉन्शियस लेवल की रहता है, इसमें रीजनिंग ज्यादा काम करती रहती है। और जो आपका आई कॉन्शियसनेस है, जो ईगो लेवल है, वो इसमें ऑपरेट करता है। बट सब कॉन्शियस लेवल में आपके इंस्टिंक्ट काम करते हैं, ठीक है। और उसमें आई कॉन्शियसनेस ईगो आपका अनमेनिफेस्ट होता है, वो व्यक्त नहीं होता है, छिपा रहता है। सुपर कॉन्शियस में जब होता है, जब आदमी के अंदर कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की मात्रा बढ़ती जाएगी तो आपके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर इंट्यूशन इंट्यूशन माने आने वाली घटनाओं का आभास उसके अंदर होना शुरू हो जाता है। तो ये यदि किसी के अंदर ऐसा प्रवृत्ति है, इसका मतलब कि वह मनुष्य कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की तरफ यात्रा कर रहा है। यात्रा क्वांटम जंप में नहीं होती है, स्लोली स्लोली इसको आप मान सकते हैं, धीरे धीरे स्टेज में होती रहती है। तो आने वाली घटनाओं को बहुत लोगों को आभास होने रहता है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब कि वो सुपर कॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। और जितना ही वो सुपर कॉन्शियस लेवल की तरफ जाएगा उतना ही उसका ईगो वेनिश होता जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि आदमी का जो है जितनी सुपर कॉन्शियस तरफ जाएगा वो उतना ही विनम्र होता जाएगा, अहंकार उसका गलता जाएगा, विनम्रता उसकी बढ़ती जाएगी, है ना। तो आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा विषयांतर करता हूँ, आजकल क्या है कि सभी महत्वाकांक्षी होना चाहते हैं। तो मेरे मन में विचार है कि महत्वाकांक्षा में कोई बुराई नहीं है, बट महत्वाकांक्षाओं को हमको समाज को बदलने के लिए, परिवार को बदलने के लिए, अपने को बदलने के लिए महत्वाकांक्षाओं को नया डायरेक्शन देने की जरूरत है। नया डायरेक्शन देने की मतलब क्या है कि जैसे यदि महत्वाकांक्षी कोई आयुष बनना चाहता है, कोई 1 करोड़ का पैकेज पाना चाहता है, कोई 10 करोड़ का पैकेज पाना चाहता है, तो इस महत्वाकांक्षाओं के साथ यदि हम इस महत्वाकांक्षाओं को साथ एक और पैरेलल यदि दूसरी महत्वाकांक्षा पाल लें हम कि हम क्या हम अधिक विनम्र बने, अधिक शिष्टाचारी बने, अधिक ईमानदार बने, ठीक है, अधिक सादगी संपन्न बने। तो इसकी महत्वाकांक्षा पाल लें हम, तो हमारा खुद का स्तर, हमारे परिवार का स्तर और समाज का स्तर अपने आप बदलता जाएगा। तो भूगौरव ग्लोबल का एक विजन है हमारा, इस विजन के प्रति हम सभी समर्पित है कि विकसित एवं आनंदमय भारत होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का सपना 2047 तक है, वह विकसित भारत का है। मुझे ध्यान करते वक्त ऐसा आभास हुआ कि ये सपना थोड़ा अधूरा है, या तो विकसित भारत का कंसेप्ट अधूरा हो सकता है। तो जो सामान्य तौर पर विकसित भारत की बात होती है, वह केवल आर्थिक समृद्धि की बात होती है। आज बहुत सारे राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याओं से वो ग्रसित है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भविष्य का भारत, जो विकसित भारत हो, वह उन समस्याओं से ग्रसित हो जिन समस्याओं से आज का जो विकसित राष्ट्र है वो ग्रसित है। इसलिए मैंने एक विजन दिया, विजन के पीछे अपना फॉलो कर रहा हूँ मैं कि हमारा भारत 2047 तक, हमारा अमर भारत, मेरा भारत 2047 तक विकसित एवं आनंदमय भारत रहे। तो आनंदमय की शुरुआत तभी होगी जब हमारे महत्वाकांक्षाओं की दौड़ जो दिशा बताए उस दिशा की तरफ होगी। क्या हम अधिक सज्जन बन रहे हैं, क्या अधिक ईमानदार बन रहे हैं, क्या अधिक हम चरित्रवान बन रहे हैं। यदि इसकी महत्वाकांक्षा को पालन करना शुरू करें हम, तो दिन दूर नहीं जब भारत विकसित होने के साथ साथ आनंदमय भारत भी बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमने विषयांतर किया, आगे बढ़ते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ माइंड क्या होता है। अब कंपोजिशन ऑफ माइंड में आप देखेंगे कि जैसे अ, हमारे ग्रंथों में लिखा गया, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ये शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति अर्थ पृथ्वी सभी आप जानते हैं, क्षिति जल पावल अग्नि है, जल है, हवा है, ठीक है, वायु है, आकाश है। तो अब ये लेमन लैंग्वेज से समझना जाए कि कैसे मालूम कि नाक कान आंख और बाल और मेरा जो 5 तत्वों से बना हुआ है, तो इसको मैं ऐसे एज ए लेमन लैंग्वेज समझने की कोशिश करता हूँ मैं कि एक जापान के आदमी को लीजिए, बॉडी को लीजिए, एक भारत के बॉडी आदमी के बॉडी को लीजिए, एक अमेरिका के बॉडी को लीजिए, एक वेस्ट इंडीज के आदमी को बॉडी को लीजिए, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अलग रहता है। बॉडी को शरीर की बात करते हैं, क्यों अलग रहता है, क्योंकि वहाँ का जमीन अलग है, वहाँ का हवा अलग है, वहाँ का आकाश अलग है, एक पार्ट जो है, वहाँ का वो टोटल इन्वायरमेंट अलग है।
तो हम एक लेमैन रूप से कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि पांचों तत्व जो कि एक देश से दूसरे देश में वेरी कर रहे हैं, इसीलिए बॉडी का स्ट्रक्चर भी, जो बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी बदल रहा है। कहीं गोरे हो रहे हैं, कहीं काले हो रहे हैं, कहीं छोटे हो रहे हैं, कहीं बड़े हो रहे हैं। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो बॉडी, जो शरीर जो है वो पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और पांच तत्वों में वेरिएशन आता रहता है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। इसीलिए हमारा बॉडी का भी ये अपीयरेंस भी बदलता रहता है। ये लेबर कंसेप्ट से मैं डीपर में नहीं जाऊंगा इसका। उसी तरह से जो मन का निर्माण होता है इन पांच तत्वों से ही बनता है, राइट। बट इस पांच तत्वों से कैसे बनता है? इन पांच तत्वों से जो क्षितिजल पाव गगन समीरा, इन पांच तत्वों के जो स्थूल होता है उसका तो बॉडी बन जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म होता है उससे मन का निर्माण होता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं लेबर लैंग्वेज से? वो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दूध होते हैं, दूध आप दिखाई पड़ता रहता है, दूध को मक्खन निकालते हैं तो मक्खन उसका सूक्ष्म तत्व हो जाता है, तो मक्खन की अलग कैरेक्टरिस्ट हो जाती है, दूध की अलग कैरेक्टरिस्ट हो जाती है। उसी तरह से आप जो ये पांचों तत्वों का जो सूक्ष्म तत्व रहता है, तो मन की अलग क्वालिटी हो जाती है और बॉडी की अलग क्वालिटी होती है, उसके सूक्ष्म तत्व आते रहते हैं। अब आप इसमें देखिए कि इसमें ऐसा कहा है कि इसमें जो पांचों के जो तत्वों से जो मन बनता है, और उनकी जो मात्राएं कंपोजिशन का बदलता रहता है। जैसे कि आप जैसे खीर खाते हैं तो खीर में यदि आपका खीर में नमक की मात्रा, सॉरी, चीनी की मात्रा अधिक हो गई तो ज़्यादा मीठी खीर हो सकती है, कम हो गई तो कम मीठी खीर हो सकती है। इसका मतलब शुगर का कंटेंट लेवल उसका ज़्यादा कम हो जा रहा है। उसी तरह से तीन चीज़ों से मिलकर के आपका ये माइंड के कंपोजिशन होता है, तीन तत्व होते रहते हैं, और तीन तत्व तीन चीज़ों को बताते रहते हैं। तो तीन तत्वों के कैसे करते हैं? तो एक है एक जो है जैसे तमस कहते हैं, दूसरा है रजस कहते हैं, और तीसरा सत्व कहते हैं। तीन गुण रहते हैं, तमस, रजस और सत्व। तीनों गुण तीनों अलग अलग डायग्राम से मैंने समझा रखा है। तो इसमें देखें कि इनर्शिया, जड़त्व, तमस गुण का है, मतलब जिसे डार्कनेस से मैंने दिखा रखा है, ये आदमी बड़ा सुस्त सा रहेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। और एक तरह से दुर्गुणों का प्रतीक रहेगा, जितना आप देखे रहेंगे वो इनर्शिया का रहता है। अब दूसरा आता है कि आपका रस गुण में क्या रहता है? रस गुण का जो गुण रहता है, ये आपको हमेशा एक्टिव रहेगा, मोबाइल रहेगा, आदमी रहेगा। और ट्रैंक्विलिटी क्या रहती है आपका? स्टेबिलिटी, जिसके अंदर आपको स्टेबिलिटी रहेगा। लेकिन ये जो सत्व गुण रहेगा मन शांत रहेगा, विचार इसके शांत रहेंगे, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा अपना। तो एक किसी भी मनुष्य का ये जो मन का कंपोजिशन है, वो तीनों की मात्रा कितनी मात्रा में रहती है इसके ऊपर डिपेंड करता रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत आपका बहुत एक्टिव आदमी है, ठीक है, बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके अंदर आप मानिए कि जो रेड कलर में आपको पैशन दिखा रहा हूँ, वह बहुत पैशनेट है, तो उसके राजसिक गुणों की मात्रा डोमिनेट कर रही है। सामान्य तौर पर हर मनुष्य के अंदर तीनों की मात्रा रहती है, तीनों सी न्यूनाधिक मात्रा में रहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी मात्रा कितनी डोमिनेट करती रहती है, उस तरह से हमारा माइंड का नेचर भी वो डोमिनेट करता रहता है। यदि सात्विक गुणों की यदि मात्रा ज्यादा है, व्हाइट सर्कल में जो दिखाया गया है, तो आदमी बहुत शांत रहेगा, शांत प्रकृति के रहेगा। जैसे मैं रामकृष्ण मिशन में बहुत जगह जाता हूँ, बहुत जगह मुझे वहाँ के मॉन्क से मिलने का, परिचय करने का, बात करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो वहाँ देखता हूँ कि बड़े शांत गंभीर लोग रहते हैं, और उनके अंदर बहुत सारी गहराई रहती है। अब देखिए, अब एक शांत आप ऊपर वाले में है, और दूसरा एक नीचे वाला भी बहुत शांत रहता है, पर दोनों शांत में बहुत अंतर रहता है। उसके वाइब्रेशन से आप जज कर सकते हैं कि इनर्शिया वाला शांत आदमी आलसी आदमी से पड़ा रहेगा, बट वो आदमी आलसी नहीं रहेगा, उसके अंदर बहुत गहराई रहती है, जिसके अंदर सात्विक गुणों का भरमार रहता है, ट्रैंक्विलिटी रहती है। जैसे कि आप समुद्र के अंदर जाते हैं तो समुद्र जितना गहरा रहता है उतना उतना ही शांत रहता है। तो जो आदमी जीवन को जितना ही गहरा समझता है और जितना अधिक रहेगा, वो उतना ही शांत रहेगा। तो अब इस प्रश्न ये उठता है कि हमारे सामने ये तीनों गुणों हैं, हमें माइंड को ट्रैंक्विल करना है, माइंड को हमें शांत करना है, तो हमें कंपोजिशन ऑफ माइंड, माइंड की कंपोजिशन को कैसे बदले हम? तो इसका सीधा सा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि हम स्टेबिलिटी को चाहते हैं, रेस्टलेस को नहीं चाहते हैं। तो हमें इसकी मात्रा व्हाइट सर्किल को बढ़ाना पड़ेगा, और इनर्शिया की जो मात्रा है, हालांकि छोटा इसमें दिखाया हूँ, इसकी मात्रा को और कम करना पड़ेगा, और इसकी मात्रा को भी कम करना पड़ेगा कि व्हाइट की मात्रा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा कि पंच तत्वों से बना हुआ है, और हमारे खान पान के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि कैसा खान पान खाते हैं, और ये अलग विषय हो सकता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न के इसके भी कई तरीके रहते हैं कि जैसे आप लहसुन प्याज खाते हैं तो राशि की प्रगति माना जाता है। फल फल ज़्यादा खाएंगे आप तो सात्विक गुण माना जाएगा, सात्विक चीज रहेगा।
तो आप जैसे-जैसे आहार अच्छा दूसरी बात है कि बेईमानी का अन्न खाते हैं कि ईमानदारी का अन्न खाते हैं, इसके ऊपर भी हमारे मन का नियंत्रण होता है, मन की बात रहती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके मन को अस्तित्व को प्राप्त हो, तो अपने आहारों में परिवर्तन लाएँ। आहारों में परिवर्तन का मतलब क्या है कि सात्विक आहार को ज़्यादा मात्रा दें और आपकी जो आय होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व ये है, जिस आय से आप कमाते रहते हैं, आप फल ही कमा रहे हैं, लेकिन बेईमानी का यदि कमाई का यदि फल खा रहे हैं, तो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि ईमानदारी से कमाया हुआ फल आप खाएँगे, उसका से आप प्रभाव रहेगा। अब किसी के बाग से चुरा लिया आपने, किसी के अमरूद के गए बगीचे में चुरा कर के फल खा रहे हैं, तो ये आपको सात्विकता उतना नहीं दे पाएगा। देखिए ईमानदारी से कमा करके, मेहनत से कमा करके, पैसे से खर्च करके ईमानदारी से खा रहे हैं, तो आप ज़्यादा सात्विक देगा। जानते तो सभी कुछ है, लेकिन इसको आदमी अनुभव बहुत कम करता है। तो मेरा आप सभी से यही विनम्र आग्रह है कि मेरी बातों को मत स्वीकार करें, मत अस्वीकार करें। मेरी बातों को एक चीज़ को लेकर जाएँ और एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें और यदि कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उसको शेयर करें। बस 2-4 मिनट और फिर मैं खत्म करूँगा मैं। अब 6 चक्रास इन ह्यूमन बॉडी। अब एक और तरीका ये रहता है कि हमारे ह्यूमन के अंतर्गत ये मेरा लास्ट पोर्शन रहेगा, इसके बाद से मैं विराम दे दूंगा मैं और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आपके विचार आमंत्रित करूंगा मैं। ये सभी जानते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में ऋषि मुनियों ने काफ़ी रिसर्च करके बताया कि 6 चक्र होते हैं और जिस चक्र में ये सूक्ष्म बॉडी के अंदर रहते हैं, इसमें चेतना अस्थिर स्थिर रहती है। तो अब इस चेतना का प्रवाह होता है, जैसे करंट का प्रवाह में बताया था, करंट फ्लो करती रहती है। एक वो एक वायर रूप से बॉडी की वायर मान लीजिए, तो एक एंड से दूसरे एंड में करंट फ्लो करती रहती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये चक्रा है, तो चक्रे को आप इसको विंडो की तरफ देख सकते हैं, जैसे एनर्जी का प्रवाह आप होता है देख सकते हैं। तो आप इसी हिसाब से डायग्राम में देख सकते हैं कि 6 चक्रा बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां ऊपर है, ये सुपर कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। तो हमारा प्रयास पूरी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए कि हमारे जो चेतना का स्तर है, वो नीचे से लेकर के और ऊपर की तरफ बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और लास्ट में ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये हमारे पूरी ज़िंदगी का उद्देश्य ही होना चाहिए कि कॉन्शियसनेस को जो लेवल है, वो नीचे से लेवल को ऊँचा करते-करते हम ऊपर की तरफ जाएँ। अब इसमें जो सूक्ष्म जो चेतना के स्तर रहते हैं, उसके लोकेशंस ऋषि मुनियों ने बताया है और उनको लोकेशन इसको मैं 6 को भी आपको 3 जगह बाँटा आप देख लीजिए यहाँ पर। आपको एट द बेस ऑफ द स्पाइन नीचे जो सब नीचे बेस होता है, स्पाइन के नीचे जो है गुदा द्वार के पास हम लोग के पास, तो एक ये रहता है एट द लेवल ऑफ ऑर्गन ऑफ जनरेशन और एट द नवल। 3 बेस पे अक्सर आपको मोस्टली लोग इसमें पाए जाएंगे आप। हम लोग का मोस्टली चेतना का इसी के आसपास रहता है। जैसे आप कहते हैं सिनोदर, पंडित श्री राम शर्माचार्य मेरे गुरुदेव कहा करते थे सिनोदर, शिशिन से लेकर के उदर तक, जनरेशन से लेकर के पेट तक, पेट और प्रजनन तक दुनिया शामिल रहती है, ऐसे इसको बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे आपका चेतना का स्तर यहाँ से हार्ट की तरफ जाता है, ध्यान दीजिए, ये र से य की तरफ ऊपर डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, तीसरे से चौथे की तरफ जाता है, आपके व्यवहार में, आपके जीवन के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और ऐसा परिवर्तन यदि आ रहा है, अब आप जान सकते हैं कि आपका चेतना का स्तर ऊंचा हो रहा है। और यदि आपके व्यवहार में ऐसे दृष्टिकोण परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि आपका चेतना का स्तर वहीं का वहीं है। एट द हार्ट स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, स्पिरिचुअल इफर्ट्स आपका शुरू हो जाता है। यदि आध्यात्मिक की तरफ आपकी झुकान बढ़ रही है, आध्यात्मिक आप परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी मान लीजिए कि हम एट द कम से कम जो जुड़े हुए हैं, आज जो पर चर्चा सुन रहे हैं, तो उसको ये माना जा सकता है कि वो लेवल 4 में है, लेवल 1 टू 3 से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। उनके अंदर आध्यात्मिक प्यास है। तो जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक प्रयास है, आध्यात्मिक प्यास जगी हुई है, आध्यात्मिक प्यास की पूर्ति करने के लिए, तृप्ति को पाने के लिए वो आध्यात्मिक प्रयास कर रहा है और उसकी जो सेंटर है वह आपका हार्ट के ऊपर है, इसका मतलब कि वह आदमी की चेतना लेवल ऊंचा हो रहा है। उसके आगे जाते हैं तो गले पर थ्रोट के अंदर आता है और उसके बाद से ये जो दोनों हमारे आईब्रोज रहते हैं उसके अंदर आता है, यहाँ पर आता रहता है। और लास्ट में जब यहाँ से ऊपर जाते हैं तो समष्टि में जो होता है, तो वहाँ पर हमारा सुपर कॉन्शियसनेस में जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसमें हमारा चेतना मिल जाती है। तो समाधि स्थिति में चले जाते हैं तो मिल जाते हैं। तो हमारा जीवन का प्रयास होना चाहिए कि चेतना के स्तर को, हम स्तर को अब हम नीचे से ऊपर की तरफ आए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे चेतना का स्तर, जो आदमी तीनों स्तरों में रहेगा, इसका और पहचान जो क्या है, खाने पीने में चटोर, ठीक है, दिखावे में ज़्यादा चटोर, दिखावपन ज़्यादा रहेगा,
प्रदर्शन ज़्यादा करेगा, ये सारी चीज़ देखेगा, कपड़े के रूप में किसी रूप में प्रदर्शन ज़्यादा रहेगा, सेंसुअल ज़्यादा उसको अट्रैक्शन करेगा, तो समझिए कि स्त्री ऊपर दे रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा तो इस चीज़ों में डिक्रीजन होता जाएगा, विनम्रता आती जाएगी, सजनता आती जाएगी और विचार उच्च होते जाएंगे और जीवन यापन साधारण होता जाएगा और हमारी यात्रा ईगो सेंट्रिक से कॉस्मो सेंट्रिक होती रहती है। यहाँ का आदमी ईगो सेंट्रिक होता है, अपने ऊपर अहंकार के ऊपर केंद्रित करता रहता है, जैसे जैसे ऊपर होता रहता है उसके अहंकार गलते रहते हैं तो कॉस्मोस सेंट्रिक के ऊपर कॉस्मोस में मिलन चलता रहता है। तो पूरी जिंदगी का उद्देश्य ये है कि अपने माइंड को शांत करने के लिए उपाय ये है कि अपने चेतना के स्तर को ऊंचा किया जाए। चेतना को स्तर ऊंचा करने के उपाय क्या क्या है, अपने माइंड को कंपोजिशन को, अब मैं अपने पूरे लेक्चर को समराइज कर रहा हूँ जो आज का था, कि माइंड की कंपोजिशन को हमने बदला जाए। उसके लिए जो सत्व सात्विक रासिक तामसिक इसके अन्न को ईमानदारी से कमाया जाए और हम अपने अन्न जो फल जो ऐसे जो सात्विक गुण पैदा करते हैं उसी को आहार में शामिल किया जाए और एक विचारधारा में परिवर्तन लिया जाए कि जिंदगी जीने की कला यही है कि अपनी चेतना के स्तर को नीचे से ऊपर की तरफ उठाया जाए। अब इसमें कौन सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों में क्या क्या पालन करना चाहिए, ये मेरे लेक्चर का दूसरा हिस्सा होगा जो थोड़ा सा मैं झलक दिखा देता हूँ। फंक्शन ऑफ द माइंड, फिर रूट्स ऑफ ऑल सफरिंग जो आगे के लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं। माइंड क्यों रेस्टलेस होता है, क्योंकि वीक माइंड होता है। वीक माइंड क्यों होता है, क्योंकि वो अपवित्र होता है, इम्प्योर होता है। और इम्प्योर इम्प्योर क्यों होता है, क्योंकि स्लेव टू द बॉडी सेंसेस रहता है। तो रूट ऑफ ऑल सफरिंग ये रहता है, इसकी डिटेल चर्चा करेंगे अगले में। फिर उसके बाद से 4 एस्पेक्ट्स की चर्चा करूंगा मैं और 4 एस्पेक्ट्स रहेगा और इसके डिटेल चर्चा करने के बाद से मैं डिटेल करने के बाद से ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, राज योगा इसके बारे में करूंगा मैं। और इसके बाद से मैं इसके जो वैज्ञानिक रूप से जो जितना समझ एक्सप्रेशन करने की बात करूंगा मैं। तो ये जो मंत्र माला जाप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात करूंगा मैं। तो ये अगले सेशन का रहेगा। तो इसी के साथ आज हमने जिन बातों की चर्चा किया, मैं 2 मिनट और लूंगा मैं। तो हमने इस बात को चर्चा किया कि माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम प्रोफेशनली सक्सेस होना चाहते हैं या पर्सनल लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं या संसारिक जीवन में उन्नति चाहते हैं या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं, इसलिए मन को समझना बहुत आवश्यक है। मन ऐसा एक अंग है, मन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे मरने से पहले से, मरने के साथ पहले से आया है और मरने के बाद भी जाएगा, इसलिए मन को समझना बहुत जरूरी है। मन हमारे लिए मित्र भी है, मन हमारे लिए दुश्मन भी है। ठीक है, मन हमारे लिए गाइड का भी काम करता है और मन हमारे लिए हर तरह के लिए साथी का भी काम करता है, दोस्त और दुश्मन की बात तो मैं बता दी काम करता रहता है। इसलिए मन को जानना बहुत जरूरी है और मन को समझने के लिए मन के जो गुणों की चर्चा किया मैंने कि क्या 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 साइन होते हैं। रेस्टलेस माइंड है, जैसे ट्रैंक्विलिटी, माइंड को शांत करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई मन शांत रहेगा तो आपको ऊर्जा का भंडार बढ़ेगा और उस ऊर्जा के भंडार से आप कंसंट्रेशन पैदा करेंगे और कंसंट्रेशन से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं या किसी दिशा, किसी वर्क्स ऑफ लाइफ में, किसी प्रोफेशन में लगे हो। और मन की कंपोजिशन को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हमको सात्विक ट्रैंक्विलिटी प्राप्त करने के लिए कि सात्विकता का जो कंपोनेंट है उसको हम डोमिनेट करें राशि के ऊपर और राशि को तामसिक कंपोनेंट को बढ़ाएं, तो ताकि तामसिक हमारा सबसे जो इनर्शियल है से जो बहुत कम रहे और रहे। चेतना 3 स्तरों पे, 4 स्तरों पे बताया, अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, उसके बाद से कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस। तो ये चेतना की यात्रा जो हमारी अनकॉन्शियस से लेकर के और सुपर कॉन्शियसनेस तक की यात्रा होती रहती है। ऋषि मुनियों ने इसको प्रतिज्ञा एक्सपेरिमेंट करके ये हमको चक्र के माध्यम से बताया, जो सूक्ष्म केंद्र रहते हैं बॉडी में स्थित रहते हैं, उसका लोकेशन बताया। तो जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो चेतना का हमारा स्तर रहता है, वह हमारा नीचे जो है आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का जो गुदा द्वार रहता है हमारा, नीचे बॉटम रहता है, वहां से स्टार्ट होते हुए नवल्स होते हुए और उसका से हार्ट, थ्रोट और आईब्रो और फिर सुपर कॉन्शियस में यात्रा करता है। तो हमारा इफर्ट ये होना चाहिए कि हम अपने चेतना के स्तर को नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाए और अल्टीमेट हमारा एम ये है कि जो ईगो सेंट्रिक से लेकर के कॉस्मोसेंट्रिक की तरफ हमारी यात्रा होनी चाहिए। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देने की मैंने कोशिश किया। विषय बहुत गंभीर है और काफी इसके विषय विवेचना की डिमांड करता है, लेकिन एक छोटी सी झलक दिखाने की मैंने कोशिश किया। एक छोटा सा मेरा विनम्र प्रयास रहा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आप सभी के विचार आमंत्रित करता हूँ। मैं
सत्या जी। जी, प्रणाम, प्रणाम भैया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा प्रेज़ेंटेशन भी रहा और सीखने के लिए भी हम लोगों को बहुत सारा चीज़ मिला और हम लोग के साथ बहुत सारे गणमान्य लोग भी जुड़े हुए हैं। आज हम लोग के साथ आदरणीय शैलेश भैया जुड़े हैं, जो एडवोकेट हैं, मुंबई में अभी हैं। साथ ही साथ एस एन तिवारी सर और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सभी लोग को सुनेंगे। आदरणीय अशोक भैया प्रणाम, आप भी जुड़े हुए हैं शुरू से ही। तो हम लोग सुनेंगे एक-एक करके आप लोग का क्या इस पे आप जो आज सीखे उसमें आपका भी अगर कोई पॉइंट है, आप लोग का भी पॉइंट है, तो आप लोग ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम लोग सबका सुनते भी हैं और सबके अनुसार चलते भी हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग का भी 1-1 मिनट, 2-2 मिनट में सुनें। अभी 8 बजे तक समय है हम लोग के पास। तो मैं चाहता हूँ कि आदरणीय शैलेश भैया अगर आप सुन पा रहे हैं, आपका स्वागत है। आप आइए और आज का सेशन में आपको क्या सीखने के लिए मिला या आप क्या अपना अनुभव हम लोगों के बीच शेयर करें? धन्यवाद, शैलेश भैया। नहीं, नहीं, बिल्कुल मिथिलेश जी ने बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा और बहुत मतलब अपने अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी भी बहुत आई, इनको सुनने से। क्योंकि हम लोग यहाँ आपको तो मालूम है मुंबई जैसे शहर में रहते हैं तो यहाँ और ज़्यादा मतलब हम लोग भाग-दौड़ में और अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते, जैसा स्टार्टिंग में आप लोगों ने बताया। लेकिन अभी मिथिलेश जी को सुन के काफ़ी अपने अंदर मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी आई और हम अपने बारे में सोचने पे थोड़ा हम लोग फोकस भी कर रहे हैं। बस यही हमारा बोलना है। धन्यवाद।